नमस्कार, कैसे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। मैं संदीप सिंह शेखावत एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फर्टिलाइजेशन। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे फर्टिलाइजेशन क्या होता है और कैसे ये होता है। देखिए, सबसे पहली चीज़ फर्टिलाइजेशन क्या है, तो याद रखना फर्टिलाइजेशन क्या है, इज ए प्रोसेस। ये क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, इन विच fusion of male gamete and फीमेल गेमेट। ठीक है, देखिए इसको दोबारा देखते हैं। फर्टिलाइजेशन क्या है, एक प्रोसेस है जिसके अंदर फ्यूजन होता है मेल गेमेट और फीमेल गेमेट। मेल गेमेट बोले तो स्पर्म का, ठीक है, और फीमेल गेमेट बोले तो ओवम का। इन दोनों के फ्यूजन को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। दूसरी चीज, फर्टिलाइजेशन जो है इज ऑल्सो नोन एज, फर्टिलाइजेशन जो है इसको और क्या भी कह देते हैं, इसको सिनगेमी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सिनगेमी। आपसे कोई पूछे कि सिनगेमी क्या होता है तो आप क्या कहेंगे, सिनगेमी इज ऑल्सो नोन एज फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट्स। ठीक है, याद रखना फर्टिलाइजेशन को और क्या कहते हैं, सिनगेमी। अब हम देखेंगे कि जो सिनगेमी है वो कैसे होता है, इसमें क्या क्या प्रोसेस होती है। तो देखिए, सबसे पहली चीज आपके सामने आती है, दैट इज प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी, ध्यान से देखिए, तीन चीजें होती हैं सिनगेमी में। एक एक मिनट, दूसरे पूरा देखते हैं इसको बड़ा करके। देखिए, हमने बात की सिनगेमी, फर्टिलाइजेशन को और क्या भी कहते हैं, सिनगेमी। अब ये जो सिनगेमी होती है इसके अंदर तीन चीजें आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहली होगी प्लाज्मोगेमी, प्लाज्मोगेमी। सेकंड जो होती है दैट इज कारियोगेमी एंड थर्ड इज एम्फीमिक्सिस, एम्फीमिक्सिस। अब देखिए, इन तीनों का मीन्स क्या है वो देखते हैं। सिनगेमी का मीन्स पता लग गया, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट इज नोन एज सिनगेमी। अब सिनगेमी में तीन चीज होगी। सबसे पहली प्लाज्मोगेमी। देखिए, प्लाज्मा आ रहा है मीन्स साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो मेल और फीमेल गेमेट फ्यूज हो रहे हैं उनके साइटोप्लाज्म का जो फ्यूजन है उसे हम कहेंगे प्लाज्मोगेमी। किसका, मेल एंड फीमेल गेमेट का जो फ्यूजन हो रहा है तो उनके जो साइटोप्लाज्म का फ्यूजन होता है उसे हम कहते हैं क्या, प्लाज्मोगेमी। मीन्स प्लाज्मोगेमी मीन्स फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म। किसका साइटोप्लाज्म, दोनों गेमेट्स के साइटोप्लाज्म के फ्यूजन को कहते हैं प्लाज्मोगेमी। दूसरा आ रहा है कारियोगेमी। कारियो का मीन्स क्या होता है, पढ़ा होगा आपने, कारियो का मीन्स होता है न्यूक्लियस। तो फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस भी किसका, दोनों गेमेट्स के न्यूक्लियस के फ्यूजन को हम कह देंगे कारियोगेमी। एम्फीमिक्सिस, एम्फीमिक्सिस का मीन्स होता है मिक्सिंग, या आप कह सकते हैं इंटरमिगलिंग ऑफ क्रोमोसोम्स। जो क्रोमोसोम्स होते हैं दोनों गैमेट्स में, जो क्रोमोसोम्स हैं एक्स वाई एक्स एक्स, ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं इनके इंटरमिक्सिंग का या इनके मिक्सिंग को हम कहते हैं एम्फीमिक्सिस। तो अब ये तीन चीजें होती हैं किसमें, आपके सिनगेमी में। क्लियर है, आगे की तरफ चलते हैं। अब देखेंगे कि फर्टिलाइजेशन कैसे कैसे होता है, इसकी मैकेनिज्म देखने जा रहे हैं अब हम नेक्स्ट। देखिए, हम बात कर रहे हैं क्या, इसके मैकेनिज्म की। मैकेनिज्म, देखिए मैकेनिज्म की अगर मैं बात करूं तो मैकेनिज्म हम किसकी देख रहे हैं, फर्टिलाइजेशन की मैकेनिज्म हम देख रहे हैं। तो इसकी जो मैकेनिज्म होती है इसमें हम कुछ स्टेप्स से देखेंगे कि पहले क्या होता है, फिर क्या हो, उसके बाद में क्या होता है, कैसे फर्टिलाइजेशन जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है। सबसे पहली चीज़ देखिए, मैकेनिज्म में हम जो देखने जा रहे हैं उससे पहले हम एक चीज़ देखते हैं। इंटरकोर्स हुआ, इंटरकोर्स होने पे क्या होगा कि जो मेल है उसने स्पर्म इजैकुलेट किया, और कहाँ किया, इनसाइड द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ये याद रखना, कहाँ इजैकुलेट हुआ, इनसाइड द
रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, या आप कह सकते हैं वेजाइना के अंदर, इसके अंदर क्या हुआ, स्पर्म को इजैकुलेट कर दिया गया। अब स्पर्म इजैकुलेट हो गया। अब देखिए स्पर्म जब इजैकुलेट हुआ तो उसकी काउंट कितनी होती है, मिलियंस ऑफ स्पर्म होते हैं। कितने स्पर्म होते हैं, मिलियंस ऑफ स्पर्म जो होते हैं वो इजैकुलेट होते हैं इनसाइड द वेजाइना या रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ठीक है, इजैकुलेट होने के बाद में क्या होंगे कि अब जो स्पर्म्स हैं वो आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, अब साइड बढ़ेंगे और कहाँ तक जाना है उनको फर्टिलाइजेशन के लिए। क्यों, फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, हमें पता है फर्टिलाइजेशन जो होता है वो होता है आपके फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला वाले पार्ट में। तो अब वहाँ तक पहुँचने के लिए इनको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। ठीक है, स्पीड चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि मिलियंस ऑफ स्पर्म में से कोई एक स्पर्म ही जो होता है वो जाके क्या होता है, फ्यूज होता है। तो अब ये जो स्पर्म आपके वेजाइना या रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में है उनको क्या किया जाएगा, उनको एक्टिव किया जाएगा, उनको और ज़्यादा स्पीड दी जाएगी, वो चीज़ें हम देखेंगे। तो ये तो पता लग गया कि यहाँ तक इंटरकोर्स के बाद में वेजाइना में स्पर्म आ गया। अब आने के बाद क्या होगा, सबसे फर्स्ट जो आपकी स्टेप होती है दैट इज कैपेसिटेशन। फर्स्ट जो स्टेप होती है वो होती है आपकी कैपेसिटेशन। क्या होती है, कैपेसिटेशन। देखिए आपने सिंपली थ्योरी में पढ़ा होगा कि आफ्टर इनको इंटरकोर्स जो स्पर्म्स हैं मिलियन ऑफ स्पर्म इजैकुलेट होते हैं और वेजाइना या रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर आ जाते हैं। आने के बाद क्या होता है कि थाउजेंड ऑफ स्पर्म्स जो है वो कैपेसिटेट होते हैं। ये आपने थ्योरी में लाइन पढ़ी होगी। इस कैपेसिटेशन, इस कैपेसिटेट का मीन्स क्या है वो हम इधर देख रहे हैं। देखिए हमने बात कर ली आगे। आने के बाद क्या होगा, कैपेसिटेशन फर्स्ट स्टेप होती है फर्टिलाइजेशन में। कैपेसिटेशन का मीन्स होता है, ध्यान से देखना, कैपेसिटेशन का मीन्स होता है हाइपर एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म। इस लाइन का मीन्स क्या है, ध्यान से समझिए। कैपेसिटेशन में क्या किया जाता है, जो स्पर्म्स हैं उनको हाइपर एक्टिवेट कर देंगे। क्या कर देंगे, हाइपर एक्टिवेट। हाइपर एक्टिवेट का मीन्स उनकी जो मोटिलिटी, हमें पता है स्पर्म कैसा है, मोटाइल होता है। तो स्पर्म जो है उसकी मोटिलिटी को क्या कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। और इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, ये जो हाइपर एक्टिवेशन है स्पर्म का, उसी प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं, कैपेसिटेशन। अब देखिए कोई भी चीज़ अगर किसी ऑब्जेक्ट को स्टेबल कर रही है तो हम क्या करेंगे, अगर उसको हमें अनएक्टिव या हाइपर एक्टिव करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी जो स्टेबल फैक्टर्स है उनको रिमूव करना पड़ेगा। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी क्या होता है, स्पर्म्स को हाइपर एक्टिवेट करने के लिए ऐसे फैक्टर्स जो कि स्पर्म को स्टेबल करते हैं उन फैक्टर्स को यहाँ पे हटा दिया जाता है। जैसे कि सबसे पहली चीज़ जो ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं, क्या, ग्लाइकोप्रोटीन्स जो होती है कहाँ पे, स्पर्म की मेम्ब्रेन पे, उनको क्या कर दिया जाता है, डीस्टेबलाइज कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, डीस्टेबलाइज। और डीस्टेबलाइज करके अपन क्या कर रहे हैं, स्पर्म को अनस्टेबल कर रहे हैं ताकि वो हाइपर एक्टिवेट और फास्ट मूव करके वहां तक पहुंच जाए। उसके अलावा कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करते हैं, रिमूवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल। और उसके साथ साथ में कैल्शियम जो है उसका इन्फ्लक्स होता है, मीन्स कैल्शियम जो है वो अंदर की तरफ एंटर करेगा। अब देखिए हम बात कर रहे थे कि कैपेसिटेशन करेंगे हम स्पर्म का, फर्स्ट प्रोसेस होती है कैपेसिटेशन का मीन्स हाइपर एक्टिवेट करना किसको, स्पर्म को, ताकि वो फास्टली वहां तक पहुंच जाए। अब देखिए फास्ट हाइपर एक्टिवेट करना है मीन्स उसके जो स्टेबल फैक्टर्स है उनको रिमूव करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ ग्लाइकोप्रोटीन जो होती है स्पर्म के मेम्ब्रेन पे वो स्टेबल करती है उनको, तो उनको अपन ने क्या कर दिया, डिस्टेबलाइज कर देते हैं इस कैपेसिटेशन में। उसके अलावा कोलेस्ट्रॉल जो है वो भी स्टेबल करता है, तो कोलेस्ट्रॉल को रिमूव कर देंगे। कैल्शियम आयन है वो इन्फ्लक्स करवाएंगे ताकि जो आपका स्पर्म है वो क्या हो, फास्टली मूव करे। तो कैपेसिटेशन में अपन कर क्या रहे हैं, ओवरऑल अपन क्या कर रहे हैं कैपेसिटेशन के अंदर, जो स्लो स्पर्म है आपके उनको हम कैसा बना रहे हैं, फास्ट बना रहे हैं। कैसा बना रहे हैं, फास्ट। और याद रखना मिलियंस ऑफ जो स्पर्म आए हैं वो सारे के सारे कैपेसिटेट नहीं होंगे। कितने होंगे, ओनली 1000, लगभग अबाउट 1000 ऑफ स्पर्म ही कैपेसिटेट होंगे। अब बाकी के जो नहीं हुए उनका क्या होगा, देखिए अगर 1000 या 1000 स्पर्म हाइपर एक्टिवेट हुए हैं तो वो फास्टली मूव कर जाएंगे ऊपर की तरफ। अब जो बच गए वो
बिल्कुल स्लो होंगे, और स्लो होंगे तो वो उनका जो वायबल पीरियड है तब तक वो स्पर्म ओवम तक या oocyte तक नहीं पहुंचेंगे, और नहीं पहुंचेंगे तो उनकी वायबिलिटी पीरियड खत्म होने के बाद वो क्या हो जाएंगे, डेथ हो जाएगी इनकी। ठीक है, याद रखना। वायबल पीरियड कितना होता है, यहाँ से एक क्वेश्चन आया आपके पास, वायबल पीरियड कितना होता है स्पर्म का आपसे पूछा जाए तो क्या बताओगे, 48 to 72 आवर्स। क्या बताओगे, 48 to 78 आवर्स। और हमने बात की सारे स्पर्म नहीं होंगे, कितने होंगे, लगभग 1000, और जो बच गए वो वायबल पीरियड के खत्म होते ही डेथ हो जाएगी या डिस्ट्रॉय हो जाएगी, याद रखना। ठीक है, वायबिलिटी कितनी होती है, 48 to 72 आवर्स। क्लियर है यहाँ तक। और ये तीनों प्रोसेस या इवेंट्स होते हैं कैपेसिटेशन में जो स्पर्म को हाइपर एक्टिवेट बनाते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट स्टेप देखिए, स्पर्म जो है वो हाइपर एक्टिवेट हो चुका है, हाइपर एक्टिवेट होके वो क्या करेगा, oocyte की तरफ बढ़ेगा। क्योंकि अभी हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में कि जब तक स्पर्म फ्यूज नहीं होगा तब तक मियोसिस सेकंड कंप्लीट नहीं होगी, मियोसिस सेकंड कंप्लीट नहीं होगी तब तक क्या रहेगा, oocyte। तो अब स्पर्म को कहाँ पहुँचना है, oocyte की तरफ। अब देखिए स्पर्म तो फास्टली मूव कर रहे हैं बट वो अभी कैसे हैं, डायरेक्शन लेस है। कैसे हैं, डायरेक्शन लेस। उनको क्या चाहिए, डायरेक्शन चाहिए, क्योंकि उनको क्या पता कि हमें राइट वाली फेलोपियन ट्यूब में जाना है या लेफ्ट वाली फेलोपियन ट्यूब में जाना है। तो इसलिए क्या अभी एक सेकंड प्रोसेस होगी, उसका नाम क्या है वो देखिए। सेकंड जो प्रोसेस होती है दैट इज कीमो अट्रैक्शन ऑफ स्पर्म टू oocyte। सेकंड स्टेप का क्या नाम है, कीमो अट्रैक्शन ऑफ स्पर्म। इसका कीमो अट्रैक्शन स्पर्म का किसकी तरफ, oocyte की तरफ। याद रखिए मिलियंस ऑफ स्पर्म मूव कर रहे हैं बट उन्हें ये नहीं पता कि हमें लेफ्ट वाली फेलोपियन ट्यूब में जाना है या राइट वाली में जाना है। तो अभी क्या होगा, इसे जो डायरेक्शन लेस है, मीन्स कैसा स्पर्म है आपका, डायरेक्शन लेस, मीन्स उसको डायरेक्शन का नहीं पता। उन स्पर्म्स को क्या किया जाएगा, डायरेक्शन बताया जाएगा। डायरेक्शन कैसे बताया जाता है वो देखिए यहाँ। सबसे पहली चीज कैसे बताया जाता है, ये है आपका oocyte। अभी ओवम नहीं बना है, याद रखना, oocyte है। ये oocyte जो है ये एक केमिकल रिलीज करता है जिसका नाम है फर्टिलाइजेंस। ठीक है, क्या रिलीज करता है, फर्टिलाइजिंग। कौन, oocyte। और ये है स्पर्म, ये रिलीज करते हैं इसके अगेंस्ट में एंटी फर्टिलाइजिंग। अब देखिए अब क्या होगा, जब कैपेसिटेट हो चुके हैं स्पर्म उसके बाद में जो oocyte है वो क्या रिलीज करेगा। सपोज कीजिए यहाँ पे एम्प्यूला में आपका oocyte है। अब ये oocyte क्या करेगा, फर्टिलाइजिन रिलीज करेगा। जब ये फर्टिलाइजिन रिलीज करेगा, इधर से स्पर्म रिलीज करते हैं एंटी फर्टिलाइजिन, और फर्टिलाइजिन होने की वजह से ये जो स्पर्म्स होते हैं ये किधर मूव करेंगे, इधर की तरफ, क्योंकि इनको डायरेक्शन मिल चुका है कि भाई साहब अपना टारगेट कहाँ है, उस तरफ है, अपने को वहाँ पहुँचना है। तो इस वजह से ये यहाँ पहुँचेंगे। अब देखिए ये स्पर्म इसकी वजह से यहाँ पहुँचे। अब देखिए ये जो कीमो अट्रैक्शन जो प्रोसेस होती है इसकी वजह से ये जो फर्टिलाइजेशन होता है ये कैसा होता है, स्पेसिस स्पेसिफिक। कैसा होता है, स्पेसिस स्पेसिफिक। इस स्पेसिस स्पेसिफिक का मीन्स क्या है, इसका मीन्स ये है कि सपोज कीजिए इंटरकोर्स हुआ किसी अदर स्पीसीज के साथ में, मीन्स ह्यूमन के अलावा, तो अगर ये स्पेसिस स्पेसिफिक ना हो या ये कीमो अट्रैक्शन प्रोसेस ना हो तो वो जो इंटरकोर्स हुआ है उससे जो गेमेट आएंगे उनका आपस में क्या हो सकता है, फ्यूजन हो सकता है। इसीलिए ये प्रोसेस होती है कीमो अट्रैक्शन, ताकि ओनली ह्यूमन का स्पर्म ह्यूमन के ओवम के साथ में ही फर्टाइल हो, किसी दूसरे स्पेसिस के साथ में फर्टाइल ना हो। इंटरकोर्स जरूर हो सकता है बट फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। फर्टिलाइजेशन ह्यूमन एग का ह्यूमन स्पर्म के साथ में ही होगा, याद रखना। क्यों, क्योंकि कीमो अट्रैक्शन मौजूद होती है इस वजह से। ठीक है, अब देखिए कहाँ पहुँच गया आपका स्पर्म oocyte के पास पहुँच चुका है।
कीमो अट्रैक्शन की वजह से। तो थर्ड प्रोसेस आएगी, और थर्ड प्रोसेस क्या आएगी वो देखिए। थर्ड में क्या होगा, मैं यहाँ पे पहले एक बार डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। सबसे पहले ये है क्या, oocyte। ये क्या है, oocyte। oocyte के बाहर वाली लेयर कौन सी होती है, ये होती है आपकी जोना पेलोसिटा। कौन सी लेयर है ये, जोना पेलोसिटा। फटाफट रफली ड्रॉ कर रहे हैं अपन। ये है आपकी जोना पेलोसिटा, और जोना पेलोसिटा के बाहर वाली सबसे बाहर लेयर कौन सी होती है, दैट इज कोरोना रेडिएटा। ये लेयर कौन सी है, कोरोना रेडिएटा। ये है आपकी कोरोना रेडिएटा। एक बार इसको डायग्राम को लेबल कर देते हैं अपन। ये क्या है आपका, oocyte, ठीक है। ये वाली लेयर है आपकी कोरोना रेडिएटा, ठीक है जी। ये जो ब्लू कलर है दैट इज ZP, जोना पेलोसिटा। और कोरोना रेडिएटा जो है ये किससे बाइंड होती है, ये एक एसिड होता है जिसका नाम है हाइलुरोनिक एसिड। हाइलुरोनिक जो एसिड है ये इससे कोरोना रेडिएटा सेल लेयर में पाया जाता है, जो कि सेल्स को टाइटली बाइंड या बाउंड करके रखता है। अब देखिए दूसरी चीज, स्पर्म जो है, स्पर्म जो है वो अब कहाँ पहुंच चुका है, oocyte के पास में। कीमो अट्रैक्शन हुआ और उससे कहाँ आ गया, इसके पास में। अब देखिए क्या होगा, आगे की प्रोसेस देखते हैं। ये आपका स्पर्म है, स्पर्म का जो एंटी आगे का पार्ट है ये क्या होता है आपका, एक्रोसोम। क्या होता है, एक्रोसोम। और ये एक्रोसोम क्या है, इसका मॉडिफिकेशन है, ये होता है मॉडिफिकेशन ऑफ लाइसोसोम। लाइसोसोम जो है उसका मॉडिफिकेशन होता है कौन, एक्रोसोम। और लाइसोसोम का काम क्या होता है, हाइड्रोलाइटिक रिएक्शन या हाइड्रोलाइटिक एंजाइम रिलीज करता है। तो वही काम यहाँ पे करेगा, क्योंकि एक्रोसोम किसका मॉडिफिकेशन है, लाइसोसोम का। तो एक्रोसोम जो है आपका ये 3 हाइड्रोलाइटिक एंजाइम रिलीज करता है। कौन कौन सा करता है देखिए, सबसे पहला हाइलुरोनिडेज, दूसरा करता है आपका कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, इसको अपन शॉर्ट में क्या कहते हैं, CPE, ठीक है। उसके अलावा जोना लाइसिन, थर्ड एंजाइम जो होता है हाइड्रोलाइटिक दैट इज जोना लाइसिन या एक्रोसिन, ठीक है। देखिए एक्रोसोम जो कि किसका मॉडिफिकेशन है, लाइसोसोम का, वो 3 हाइड्रोलाइटिक एंजाइम रिलीज करता है। पहला हाइलुरिनिडेज, दूसरा कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, और थर्ड जोना लाइसिन या एक्रोसिन। काम क्या है देखिए, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम में मिस ब्रेक डाउन करेगा, किसका ब्रेक डाउन करेगा, कौन सा एंजाइम वो देखते हैं। सबसे पहला हाइलुरिनिडेज। हाइलुरिनिडेज क्या करेगा, हाइलुरोनिक एसिड को डिस्ट्रॉय करेगा या उसको नष्ट करेगा। क्यों, क्योंकि हाइलुरोनिक एसिड क्या कर रहा है, कोरोना रेडिएटा की सेल्स को टाइटली बाइंड कर रहा है। अब अगर इस स्पर्म को अंदर घुसना है तो भाई साहब पहले क्या करना पड़ेगा, हाइलुरोनिक एसिड को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। तो ये क्या रिलीज करेगा, हाइलुरिनिडेज, जो किसको डिस्ट्रॉय करेगा, आपके हाइलुरोनिक एसिड को, ठीक है। दूसरी चीज, दूसरा एंजाइम आएगा कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। नाम से पता लग रहा है किसको पेनिट्रेट कर रहा है, कोरोना रेडिएटा को। तो ये हाइलुरोनिडेज ने पहले सीक्रेट किया, हाइलुरोनिक एसिड डिस्ट्रॉय हुआ, तो कोरोना रेडिएटा की सेल्स क्या हो जाएंगी, वीक हो जाएंगी। और कौन सा एंजाइम आएगा, CPE, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, जो आके इसको डिस्ट्रॉय करेगा, किसको, कोरोना रेडिएटा सेल्स को। अब कोरोना को डिस्ट्रॉय करने के बाद में नेक्स्ट लेयर कौन सी आती है आपकी, जोना पेलोसिडा। उसको डिस्ट्रॉय करता है जोना लाइसिन या एक्रोसिन एंजाइम। लेकिन इस लेयर को डिस्ट्रॉय करने से पहले एक प्रोसेस और होती है, वो होती है आपकी बाइंडिंग प्रोसेस। वो होती है आपकी बाइंडिंग प्रोसेस, जो
देखिए हाइलोरेनिडेज हो गया, कोरोना पेनिरेटिक एंजाइम का काम हो गया। उसके बाद में जोना पेलेसुडा का ब्रेकडाउन होने से पहले या उसका डिस्ट्रॉय होने से पहले एक प्रोसेस होती है जो होती है बाइंडिंग प्रोसेस। इस बाइंडिंग प्रोसेस में क्या होती है वो समझते हैं। देखिए ये आपकी जेड है जोना पेलेसुडा। इस जोना पेलेसुडा पे क्या होते हैं, कुछ रिसेप्टार्स होते हैं ऐसे, इन रिसेप्टार्स को कहते हैं ZP3 रिसेप्टार। क्या कहते हैं, ZP3 रिसेप्टार। अब जो स्पर्म एंटर हुआ है उसको ये क्या करेंगी, बाइंड कर लेंगी। कौन, जोना पेलुसिडा पे जो रिसेप्टार हैं ZP3 रिसेप्टार, वो इसको बाइंड करेंगे। बाइंड करेंगे तो बाइंड करने से क्या होगा, जो आपका सोडियम आयन है, क्या, सोडियम आयन, इसका इन्फ्लक्स होगा। याद रखिए सोडियम अगर अंदर जा रहा है तो क्या हो रहा है, डीपोलराइजेशन। क्या होगा, डीपोलराइजेशन। और डीपोलराइजेशन होगा किसका, इस जोना पेलुसिडा के अंदर कौन गया, सोडियम आयन, तो उसकी वजह से डीपोलराइजेशन हुआ। और ये डीपोलराइजेशन होने की वजह से क्या होता है, फास्ट ब्लॉक होता है पॉलीस्पर्मिया का। मीन्स जो मल्टीपल स्पर्म्स आ रहे हैं उनको फटाफट से ब्लॉक किया जाएगा। जो कैपेबल स्पर्म है उसको ही क्या की जाएगी, एंट्री की जाएगी। तो अब जो 1000 ऑफ स्पर्म्स आए थे उसमें से कुछ तो इस सेल को डिस्ट्रॉय करने में हो गए, कुछ यहाँ आए तो उनको फास्ट ब्लॉक कर दिया गया। क्यों, क्योंकि डिपोलराइजेशन हो गई जो ना पेलुसिडा लेयर पे, तो वो आधे वहाँ ब्लॉक हो जाएंगे। उसके बाद में जो कैपेबल होंगे वो जोनालाइसिन या एक्रोसिन एंजाइम की मदद से क्या करेंगे, इस जोना पेलुसिडा को तोड़ेंगे और अंदर की तरफ मूव करेंगे। अब आगे की देखते हैं फोर्थ स्टेप। आगे की देखिए, आगे की जो स्टेप है फोर्थ स्टेप, फोर्थ स्टेप में क्या होगा, जो स्पर्म आया है वो अब क्या करेगा, जो ना पेलुसिडा को पेनिट्रेट करके कहाँ पहुंच जाएगा, इस स्पेस में। और इस स्पेस को क्या कहते हैं, तो इस स्पेस को कहते हैं पेरी वाइटलिन स्पेस। क्या कहते हैं, पेरी वाइटलिन स्पेस। इस स्पेस में पहुंच जाएगा। इस स्पेस में पहुंचने पे क्या होगा कि जब स्पर्म इसमें पहुंचा तो वो क्या होगा, किससे फ्यूज होगा, वो फ्यूज हो जाएगा आपके oocyte से। ये स्पर्म oocyte से फ्यूज हो गया। और हमें पढ़ा था लास्ट क्लास में गेमेटोजेनेसिस में कि जब स्पर्म oocyte से फ्यूज होगा तो मियोसिस सेकेंड क्या होगी, कंप्लीट हो जाएगी। मियोसिस सेकेंड कंप्लीट तो दो स्ट्रक्चर बनेगी। वो क्या क्या बनेगी, एक तो बनेगी आपकी सेकेंड पोलर बॉडी, और सेकंड क्या, दूसरी क्या बनेगी, ओवम। अब क्या बन गया आपका, ओवम बन जाता है फोर्थ स्टेप में जाके। ठीक है, उसके बाद में आती है फिफ्थ स्टेप। ध्यान से सुनना फिफ्थ स्टेप को। नेक्स्ट आती है फिफ्थ। फिफ्थ स्टेप का नाम है कोर्टिसोल ग्रेन्यूल्स या कोर्टिसोल रिएक्शन। इसमें क्या होगा कि हमारी जो ओवम है उस ओवम के अंदर जो कोर्टिसोल ग्रेन्यूल्स हैं उनका क्या होगा, एक्सोसाइटोसिस होगा। एक्सोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस का मीन्स वो जो कोर्टिसोल ग्रेन्यूल्स हैं अंदर इस ओवम के अंदर, जैसे ये ओवम है, ये जोना पेलुसिडा है, ठीक है। अब जो इसके अंदर कोर्टिसोल ग्रेन्यूल्स हैं वो बाहर की तरफ आएंगे और बाहर की तरफ आके क्या होंगे, यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएंगे। और डिपॉजिट होने से क्या होगा कि ये आपकी जो जोना पेलुसिडा है ये क्या हो जाएगी, और भी ज़्यादा हार्ड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी। क्यों हो गई हार्ड, क्योंकि स्पर्म पहले एंटर हो चुका है, अब इसको हार्ड होना पड़ेगा ताकि और जो या मल्टीपल स्पर्म्स हैं वो फ्यूज ना हो। अब ये क्या होगी, आपकी जो जोना पेलुसिडा है वो और ज़्यादा हार्ड हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि कोर्टिसोल जो ग्रेन्यूल्स हैं उनका क्या हुआ, एक्सोसाइटोसिस हुआ, वो बाहर आए और यहाँ के डिपॉजिट हो गए। अब ये जो जोना पेलुसिडा है वो कैसी हो जाएगी, हार्ड और थिक हो जाएगी। हार्ड और थिक होने से ये क्या करती है, स्लो ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मिया। मतलब अब ये क्या करेगी, जो स्पर्म्स आ रहे हैं मल्टीपल उनको धीरे धीरे और ब्लॉक करेगी ताकि कम से कम चांस हो कि एक ही स्पर्म एक ओवम के साथ फ्यूज हो। बट कई बार कंडीशन हो जाती है कि एक ओवम के साथ में 2 स्पर्म फ्यूज हो जाते हैं, तो वो कंडीशन ना हो, इसलिए ये क्या होगी, अब हार्ड हो गई। और हार्ड होने से
ब्लॉक करेगी पॉलीस्पर्मिया को। ठीक है जी। नेक्स्ट और लास्ट जो हमारी स्टेप है दैट इज सिंगेमी। वो क्या है? सिंगेमी। सिंगेमी जो है ये लास्ट स्टेप होती है किसकी? फर्टिलाइजेशन। सिंगेमी, सिंगेमी जो होती है ये आपकी लास्ट स्टेप होती है फर्टिलाइजेशन की। और इसमें क्या होता है हमने पहले पढ़ा, सिंगेमी मीन्स फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट। अब देखिए अपन ने पढ़ा फर्टिलाइजेशन के अंदर ये स्टेप्स या मैकेनिज्म, तो ये पूरी मैकेनिज्म होती है और उसके लास्ट में जाके क्या होता है आपके सिंगेमी देखने को मिलती है। सिंगेमी का मीन्स अब क्या हो रहा है, मेल फीमेल गेमेट अच्छी तरीके से फ्यूज हो गए हैं। और फ्यूज होने का मीन्स या सिंगेमी का मीन्स कि आपकी जो न्यूक्लियस है गेमेट्स के, प्लाज्मा है, क्रोमोसोम्स हैं, वो आपस में क्या हो चुके हैं, मिक्स हो चुके हैं। इसलिए मैंने आपको सिंगेमी के बारे में पहले बता दिया कि सिंगेमी में क्या क्या होता है। ठीक है, तो ये था अपना फर्टिलाइजेशन। अब इसके बाद में देखिए फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन होने पे प्रोडक्ट क्या बनेगा आपके पास? जाइगोट। ये बन गया जी जाइगोट। अब इस जाइगोट में क्या होगा, इस जाइगोट के अंदर माइटोसिस होगा। क्या होगा? माइटोसिस डिवीजन होगा। माइटोसिस होने से ये जो जाइगोट है ये किस में कन्वर्ट होगा? सुपरफिशियल नॉलेज के लिए देख लीजिए, जाइगोट हुआ, जाइगोट के अंदर माइटोसिस हुआ, माइटोसिस होने से दो डॉटर सेल्स बनी। क्या बनी? दो डॉटर सेल्स। और इनको ही हम क्या कहते हैं? ब्लास्टोमियर। क्या बन गई? ब्लास्टोमियर, जो दो सेल्स। इन ब्लास्टोमियर्स में अब होगा बाइनरी फिजन। क्या होगा? बाइनरी फिजन। और बाइनरी फिजन का मीन्स क्या होता है कि एक मदर सेल से कितनी डॉटर सेल्स बनती हैं? दो। बाई मीन्स दो। तो बाइनरी फिजन होगा इस ब्लास्टोमियर में। दो ब्लास्टोमियर थे तो दो से कितने बनेंगे? 4, 4 से 8, 8 से 16। वो जो 16 सेल स्टेज आई, कौन सी? 16 सेल्स का जो क्लस्टर बना, उस क्लस्टर को हम कहते हैं मोरूला। क्या कहते हैं? मोरूला। ठीक है, ये जो मोरूला है ये कब बन जाएगा? थर्ड डे पे या तीसरे दिन पे। ये मोरूला जो है थर्ड या फोर्थ डे तक कहाँ रहेगा? आपकी फैलोपियन ट्यूब में। उसके बाद में ये आगे की तरफ मूव ऑन करेगा और फोर्थ या फिफ्थ डेज पे ये कहाँ आ जाता है? यूट्रस में आ जाता है। और उसके बाद में ये जो मोरूला है ये थोड़ा, इसकी जो सेल्स है क्लस्टर जो थी वो धीरे धीरे सेपरेट होंगी। और जो बाहर की लेयर है, सबसे बाहर की लेयर इसकी, दैट इज ट्रोफोब्लास्ट। अब जब ये सेल्स सेपरेट हो जाएंगी उसको हम क्या कहेंगे? फोर्थ फिफ्थ डे पे जब ये यूट्रस में आ रहा है तो उसे हम कहेंगे ब्लास्टोसिस्ट। क्या कहेंगे? ब्लास्टोसिस्ट। और बाद में धीरे धीरे इसकी जो जेनोपेलुसिडा जो कि हार्ड हो चुकी थी और वो धीरे धीरे लाइसिस होगी। लाइसिस होने से ब्रेकडाउन हो जाएगी। ब्रेकडाउन होगा तो जो इनर मास है या इनर कंटेंट है वो आपका क्या है? एम्ब्रियो। ठीक है, जो कि अंदर की तरफ है इनर मास, वो जाके आपकी यूट्रस के अंदर क्या हो जाएगा? इम्प्लांट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इम्प्लांट हो जाएगा। मीन्स इम्प्लांटेशन कब हुआ आपसे पूछे तो इम्प्लांटेशन जो है वो होता है एट 6th डे। सबसे पहले क्या हुआ? जाइगोट बना। जाइगोट के बाद में ब्लास्टोमियर, ब्लास्टोमियर के बाद में मोरूला जो कि 16 सेल स्टेज है। क्लस्टर लाइक सेल्स होती हैं। ये सेल्स क्या होती हैं? धीरे धीरे सेपरेट होती हैं, उसे हम कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट। और ब्लास्टोसिस्ट के बाद में इम्प्लांटेशन होगा। कब होगा? 6th डेज पे। और इस इम्प्लांटेशन पे अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेके आएंगे इम्प्लांटेशन के बारे में पूरा, कि कैसे कैसे इम्प्लांटेशन होता है, कब होता है और क्या इसमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, उम्मीद करूँगा आपको समझ में आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड कमेंट करें। स्टे एट होम। जय हिंद।